Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video, I'll come up with the new chromatography technique, that is HPLC chromatography. HPLC chromatography is the latest analytical instrument we are using in order to separate the components. This technique is highly advanced and need really a great knowledge in order to give get some proficiency in it. So let's, without wasting any kind of time, let's start with HPLC. सबसे पहले HPLC है क्या? HPLC फिर से क्रोमेटोग्राफी वर्ड को दोबारा से रीआइट्रेट करते हैं. क्रोमेटोग्राफी इज यूज फर्स्टली यूज टू सेपरेट द कलर्स, राइट? तो अभी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का मतलब है आप, दिस इज बेसिकली अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी अगेन, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉलम के आगे अब आगे सब पार्ट्स हो जाएंगे. तो इसमें क्या है, विद द यूजेज ऑफ प्रेशर वी आर गोइंग टू सेपरेट द कंपाउंड. So that is high performance liquid chromatography. It's a broad analytical chemistry technique used to separate the compounds in the chemical mixture. Okay. It is basically a partition chromatography. प्रिंसिपल क्या रहेगा, वैसे ही सेपरेशन करोगे. फिर से मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, आपके पास दो कंपोनेंट होंगे. जो आपका कॉलम है दैट एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज, उस स्टेशनरी फेज को हमने फिर से सिलिका जेल से ही रेडी किया है. क्लियर? तो अभी जो आपका मोबाइल फेज है वो फिर से आपका कोई सॉल्वेंट होगा. अभी सेपरेशन कैसे करोगे? जो कंपोनेंट्स की स्ट्रॉन्गर एफिनिटी होगी आपके मोबाइल फेज के साथ, दे सेपरेट फास्टली एज कंपेयर टू दोज who have strong affinity for your stationary phase. जिनका बॉन्ड स्टेशनरी फेज के साथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होएगा, वो कंपोनेंट पीछे रह जाएंगे एज कंपेयर टू दोज विच हैव स्ट्रॉन्ग affinity फॉर द मोबाइल फेज. ये कितने टाइप्स की होगी, कैसी होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि HPLC बहुत ब्रॉड टॉपिक है और एंड आई विल ट्राई टू कवर इट अप एज मच एज पॉसिबल, राइट? अभी आप बेसिक सा कंपोनेंट सीखो कि आपको ये कैसा दिखेगा जब आप इसे पहली बार देखोगे. तो वहाँ पे मैंने ये डायग्राम चूज किया है क्योंकि मुझे ये ज़्यादा शिमदाजू का जो HPLC है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा आपके एनालिटिकल लैब्स में. तो हम उसी पे फोकस करेंगे ताकि जब आप उसको पहली बार देखो तो आपको वो फेमिलियर सा लगे. तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, इसके कंपोनेंट्स कैसे होंगे? 5 कंपोनेंट्स होते हैं इसके बेसिकली. आपके पास सॉल्वेंट डिगेजर, HPLC पंप, ऑटो सैम्पलर, डिटेक्टर एंड द कॉलम ओवन, राइट? तो सॉल्वेंट डिगेजर क्या चीज़ है? रिमूव एयर गैसेस फ्रॉम द सॉल्वेंट एज दे फ्लो टू द HPLC पंप. डिगेजर का मतलब क्या है वो हम जो नेक्स्ट डायग्राम है उसको थोड़ा सा एलेबोरेटिव वे में पढ़ेंगे. पहले आप बस कंपोनेंट्स देखो और कहाँ लोकेट होंगे इस डायग्राम के थ्रू, बस आप वो समझो. क्लियर? डी गैस यूनिट आपकी एग्जैक्टली सॉल्वेंट कंपोजिशन और आपके जो कंप्यूटर सेक्शन होगा उसके बिल्कुल नीचे और लेफ्ट कॉर्नर पे. उसके बाद आपका डिटेक्टर सेट होगा जिसके थ्रू आप स्पेक्ट्रा समझोगे, वो सेकंड सेक्शन में होगा. उसके बाद आपके थर्ड सेक्शन पे HPLC पंप इंस्टॉल किया होगा, उसका काम होगा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द प्रेशर टू द सॉल्वेंट फ्लो, ताकि वो जल्दी से आप ल्यूट कर पाओ. क्लियर? तो फिफ्थ आपके पास होगा कॉलम ओवन. उसके बाद फोर्थ आपका कॉलम ओवन होगा. कॉलम ओवन का मतलब जहाँ पे आपका कॉलम रखा जाएगा. कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं. एवरी कंपोनेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. जैसे अगर आप एंजाइम की रिएक्शन कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर अलग होगा. तो उसी तरह से कॉलम ओवन इज जस्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर, कीप्स द स्टेबल टेम्परेचर फॉर द रिप्रोड्यूसिबल सेपरेशन. एंड द ऑटो सैम्पलर लास्ट यूनिट में होगा, वहाँ पर आप सैंपल्स प्लेस करोगे, डिफरेंट सैंपल्स. इसका फ़ायदा हमें क्रोमेटोग्राफी में क्या था, लिमिटेशन क्या थी क्रोमेटोग्राफी की, कि हम एक कॉलम के अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक ही वो सेपरेट कर सकते थे. बट ऑटो सैम्पलर की वजह से वहाँ वहाँ पर आप मल्टीपल सैंपल्स रख दोगे. जैसे ही एक का रन टाइम फिनिश होगा ये ऑटोमेटिकली दूसरे को इंजेक्ट कर लेगा और हमारा जो HPLC है वो रन करता रहेगा. क्लियर?
अभी आप इंस्ट्रूमेंटेशन को समझो। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या चीज़ है? सबसे पहले आप वो सर्कल ब्लू कलर का, जो वो हमारा सेंट्रल सर्कल है, उससे पीछे और उससे आगे चलेंगे। सॉल्वेंट डिलीवरी पंप जहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमारी मोबाइल फेस रखी हुई है, जो उन्होंने बॉटल से शो करी है, सो दैट यू गेट सम आइडिया। तो मोबाइल फेज आपका सॉल्वेंट है, उसे डीगैसिंग यूनिट में रखा जाता है। डीगैसिंग यूनिट में क्यों ट्रांसफ़र किया जाता है? क्योंकि आपका जो सॉल्वेंट है उसके अंदर एयर बबल्स होते हैं, और जो आप जब लाइव देखोगे एचपीएलसी को, तो उसका कॉलम बहुत थिन होता है, माइक्रो साइज का होता है। तो इसलिए एयर बबल कहीं वहाँ कॉलम के अंदर स्टक ना हो जाए, तो टू मेक श्योर कि आपके सॉल्वेंट जो आप यूज़ करने वाले हो उसमें कोई भी एयर बबल ना हो। क्लियर? तो वो डीगैसिंग यूनिट, जिसको हम पर्जिंग भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पर पर्जिंग भी पर्ज बोल दिया जाता है उसे, तो वो हम यूज़ करते हैं। तो मोबाइल फेस को दूसरा तरीका ये है, एक तो डीगैसिंग यूनिट में आप करोगे, सो दैट मेक श्योर कि आपका कॉलम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जब आप एचपीएलसी परफॉर्म करते हो उस यूनिट के अंदर सबसे एक्सपेंसिव आपका कॉलम है। आजकल कॉलम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्चुअल कॉलम है उससे पहले गार्ड कॉलम फिट कर दिया जाता है। गार्ड कॉलम का पर्पस भी यही है, वो मेक श्योर करेगा कि जो आपने सैंपल किया है, सैंपल इंजेक्ट भी किया है, और जो आपका मोबाइल फेस है उसमें किसी भी तरह के एयर बबल ना हो, सो दैट कि जो आपका एक्चुअल कॉलम के अंदर जब वो जाए तो वो उसे बर्स्ट ना कर दे। क्लियर? तो डीगैसिंग यूनिट का रोल बहुत मेन रहेगा, क्योंकि आप पीछे से प्रेशर बिल्डअप करोगे, उसकी वजह से एयर बबल कहीं ना कहीं कॉलम के अंदर स्टक ना हो जाए। तो मोबाइल फेस को जब मैंने इस पर ट्रेनिंग करा था, तब मोबाइल फेस को वो लोग एक तो डीगैसिंग यूनिट में भी जाना होता है, उससे पहले वो सोनिकेट भी कर लेते थे, सो दैट टू रिमूव द एयर बबल्स फ्रॉम इट। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास अब आप क्या करोगे? टू डिलीवर द मोबाइल फेज एट अ कांस्टेंट फ्लो, वहाँ पर सॉल्वेंट डिलीवरी पंप इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आप चाहो तो अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से उसे आइसोक्रिटिक पे भी कर सकते हो, और ग्रेडियंट पे भी कर सकते हो। ये कौन है, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये कंपोनेंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप जाओगे इंजेक्टर, इंजेक्टर होगा, इंजेक्ट करोगे सैंपल। तो वो इंजेक्टर आपको इंट्रोड्यूस किया है टू स्टोर द स्टैंडर्ड सोल्यूशन फॉर द सैंपल, दैट इज सैंपल वायल। वो इंजेक्शन के थ्रू आप उसे इंजेक्ट करोगे, सिरिंज के थ्रू। तो उसमें भी एयर बबल हो सकता है, तो आपने जब इंजेक्ट करना है, तो आप जो लास्ट वॉल्यूम होगा उसको कभी भी अपने एचपीएलसी के अंदर इंसर्ट नहीं करोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आपका, जब आप इस इंजेक्शन को सक करते हो, तो उस टाइम एयर बबल लास्ट में क्रिएट होता है बॉटल के अंदर। आपको पता चल जाता है इंजेक्शन के अंदर बबल मूव कर रहा है, तो वो बबल पीछे आ जाएगा। आप उस बबल को कभी भी सैंपल के अंदर इंजेक्ट नहीं करोगे। और सैंपल इंजेक्शन के टाइम भी आप वन टाइम आपने इंजेक्ट करके ही डायरेक्टली उसे कॉलम के लिए नहीं, सैंपलिंग के लिए नहीं भेजना। आप एक दो बारी उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करोगे और उसको डिस्कार्ड करते रहोगे वॉल्यूम को, सो दैट कि अल्टीमेटली जब आप फाइनल सैंपल अपना इंजेक्ट करो, उसमें कोई भी एयर बबल ना हो। क्लियर? तो उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे? कॉलम में मूव कर रहा है आपका सैंपल, तो कॉलम को प्रोटेक्ट किया हुआ है कॉलम ओवन से। ओवन का काम क्या है? कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट? वैसे ही कॉलम के अंदर जैसे ही वो गया प्रेशर के मोड से, आपने 40 मिनट, क्योंकि हमें पता है हमने जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसे क्यों रूल्ड आउट किया, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम जल्दी जल्दी से सेपरेट कर पाए। बट एचपीएलसी में क्या है, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर वी कैन एबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स एज फास्ट एज पॉसिबल। तो आप क्या करोगे? तो वहां से कॉलम से पास आउट हुआ, और उसके बाद आपने अपना मॉनिटर लगाया हुआ है। वो डिटेक्टर्स कौन कौन से होंगे वो भी मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी, सो दैट आप डिटेक्टर्स के थ्रू उसे देख पाओ, जो जो डाटा आपको उस कंपोनेंट के रिलेटेड चाहिए। जैसे अगर आपने मास, उसका हर एक कंपोनेंट का मास है, तो आप मास स्पेक्ट्रम के थ्रू से एनालाइज करोगे फर्दर। आपको उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज और सब कुछ चाहिए, तो आप आईआर स्पेक्ट्रा के थ्रू रीड आउट करोगे। अगर आपको उनकी जो वेवलेंथ और उनका रेंज चाहिए, तो आप यूवी के थ्रू रीड आउट करोगे। तो उन पर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हर एक का रोल क्या है, और कैसे कैसे कंपोनेंट्स पर आप कैसा कैसा डिटेक्टर यूज कर सकते हो।
क्लियर। उसके बाद क्या है, जब आप डिटेक्टर आपकी पीक्स आपने रीड आउट कर ली, सारा सेपरेशन हो गया, उसके बाद आपका सैंपल ड्रेन हो जाएगा। अब ड्रेन करते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि जो रिसर्च कर रहे होते हैं उनके पास तो सैंपल का अमाउंट कम होता है, तो आप उसे रिकलेक्ट कर सकते हो। जितना ज़्यादा आपका जो कंपोनेंट एक्सपेंसिव होगा, एचपीएल से जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, उसका स्पेक्ट्रा जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, मतलब उसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होगी, वो कंपोनेंट्स की पीक्स को सेपरेट करके दिखा पाएगा। जितना आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अगर बात करें कि जितना ज़्यादा कॉस्ट डिपेंडेंट ये सारे क्यों हैं, क्योंकि ये उतनी ज़्यादा इल्यूशन कर पाते हैं। अगर सपोज करो मेरे सैंपल के अंदर, जैसे मैंने पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपको बताया था कि अगर दो कंपोनेंट्स का आरएफ वैल्यू सेम आ गया तो इसका मतलब क्या है, सैंपल के अंदर वो दोनों एक जैसे दिखेंगे। तो एचपीएलसी के थ्रू हमें बेनिफिट होगा कि हम उस कंपोनेंट उस मिक्सचर के अंदर मैक्सिमम कंपोनेंट्स को क्या कर पाएंगे, इल्यूट कर पाएंगे, चाहे वो मिनिमल क्वांटिटी में ही प्रेजेंट क्यों ना हो। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एवरीबडी शुड लर्न दिस, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग इन एनालिटिकल सेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास, मैंने आपको बताया था कि हम आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आइसोक्रेटिक क्या चीज़ है? आइसोक्रेटिक फ्लो बेसिकली क्या फ्लो है, जब आप अपनी मोबाइल फेस का जो सॉल्वेंट है उसका प्रोपोर्शन सेम रखते हो। सपोज मैंने अपने कंपोनेंट, अभी फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं सिचुएशन कि मैंने कोई मिक्सचर सेपरेट करना था, उसमें मुझे एसीटोन और वाटर का रेशियो 80:20 चाहिए। तो थ्रू आउट द रन टाइम, चाहे मैंने 40 मिनट के लिए उस सैंपल को रन किया कॉलम के अंदर, चाहे मैंने 80 मिनट्स के लिए 60, जो भी वट एवर बी द टाइम इज, योर कंसंट्रेशन विल बी रिमेन द सेम, दैट इज 80:20। क्लियर। तो वो हो गया आपका आइसोक्रेटिक रन। साइमल्टेनियसली ग्रेडियंट भी साथ में डिस्कस करते हैं ताकि मुझे दोबारा दोबारा से वो ना करना पड़े। तो ग्रेडियंट में क्या होएगा कि अभी आपको लगा स्टार्टिंग में कि मुझे लगता है कि 60:20 भी ये सेपरेट हो जाना चाहिए, तो मैंने 60:40 रन किया, मैंने 10 मिनट के लिए रन करके देखा और मुझे पता चला कि ये तो 60:40 पे इतनी अच्छी एल्यूशन नहीं दे पा रहा, इतना जल्दी सेपरेट आउट नहीं हो पा रहा। तो हम क्या करते हैं, चलो 80:20 करके देख लेते हैं, चलो 90:10 करके देख लेते हैं। तो दीज काइंड ऑफ चेंजिंग एल्यूशन ड्यूरिंग द सेपरेशन, दीज आर कॉल्ड ग्रेडियंट एल्यूशन या ग्रेडियंट फ्लो। जब आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी कंपोजिशन फ्लो को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हो, आपने एक ही फ्लो नहीं रखा हुआ थ्रू आउट द प्रोसेस, आप उसे चेंज कर रहे हो, दैट बिकम्स द ग्रेडियंट वन। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास लेटर इल्यूटिंग पीक्स आर ब्रॉडर देन द अर्लियर वन। यस, आइसोक्रेटिक फ्लो हम इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि जो हमारी पीक्स हैं कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाती हैं, ब्रॉड हो जाती हैं। जितनी पीक आपकी ब्रॉड होती चली जाएगी उतनी वो दूसरे कंपोनेंट के साथ क्या हो रही है, मिक्सअप हो रही है, तो आप उसे रेजोल्यूट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए आइसोक्रेटिक फ्लो का ये जो लिमिटेशन है वो यही है कि उसकी जो पीक्स होती हैं वो ब्रॉडर होती हैं, वी डोंट गेट द एग्जैक्ट स्पेक्ट्रा वी आर लुकिंग फॉर। तो इसीलिए ग्रेडियंट फ्लो प्रेफर किया जाता है क्योंकि उसकी पीक शार्पर होती है, हमें पता चलता है अच्छा ये कंपोनेंट पूरा प्रॉपर सेपरेट हुआ, अच्छा ये सेकंड है, अच्छा ये थर्ड। तो इसलिए आपको ग्रेडियंट फ्लो हम प्रेफर करते हैं। स्टेप्स मस्ट बी टेकन periodically to flush the column at a higher solvent strength to clean it intractable material that to avoid the buildup। तो जब कभी भी आप सैंपल रन करते हो तो उसके बाद जब आपने फिर से सेकंड सैंपल रन करना है तो डायरेक्टली आप उस कंपोनेंट को नहीं डाल सकते, तो उससे पहले मोबाइल फेस दोबारा से रन किया जाता है। इसको एम्प्टी हम ब्लैंक बोल देते हैं, विदाउट एनालाइट कुछ भी आप करते हो तो वो ब्लैंक चला जाता है। तो वो ब्लैंक सोल्यूशन हम रन करते हैं सो दैट इट गेट क्लीन अप, कोई भी बिल्डअप ना हो हमारे कॉलम के अंदर, कुछ भी बिल्डअप नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा कंपोनेंट बिल्डअप नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, सो दैट कि वो हमारे कॉलम को लॉन्ग टर्म के अंदर उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको खत्म कर दे। तो क्रोमेटोग्राफ रन टाइम में भी शॉर्टर है। यस, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे आप कंपोनेंट को वो करते, बेसिक हमारा डिमांड क्या है कि हमने अपने कंपोनेंट को सेपरेटेड आउट करना है। तो जब आप ग्रेडियंट पे जंप करते हो, क्योंकि आप सॉल्वेंट कंपोजिशन या सॉल्वेंट फ्लो रेट कंटिन्यूसली चेंज करते जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो क्रोमेटोग्राम है वो बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा।
वो बहुत जल्दी आपकी सेपरेशन कर देगा आपके डिजायर्ड सैंपल की। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है, और ज़्यादातर हम ग्रेडियंट फ्लो प्रेफर करते हैं, बट यस, जैसे अभी आप मैनुअल पे काम करते हो, मैनुअल एचपीएलसी पे, तो वहाँ पर आप ऐसे ग्रेडियंट यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पर हमारी लिमिटेशन, हमें आइसोक्रिटिक के थ्रू ही सेपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जो आजकल हमारे पास ऑटो सैम्पलर एचपीएलसी हैं, वी आर एबल टू यूज़ दी बोथ द मोड्स। आप आइसोक्रिटिक भी चल सकते हो और आप ग्रेडियंट भी चल सकते हो। जैसे सपोज करो, कई बार होता है कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम हम एचपीएलसी यूज़ ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अनॉनमस सैंपल पे काम कर रहे हैं, अनॉनमस सैंपल पे काम कर रहे हैं, राइट? तो उस वजह से हमें नहीं पता कि वो उस कंपोजिशन को जो मैं माइंड में लेके चल रहा हूँ वो उससे सेपरेट हो जाएगा या नहीं। तो ग्रेडियंट उसमें हेल्पफुल होता है कि हमारे पास उसका स्पेक्ट्रा अल्टीमेटली बन जाएगा। ये रिसोर्स मैंने इसलिए शेयर करा है क्योंकि ये शिमदाजू की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्रोमेटोग्राफी को बेसिक वे में समझाया गया हर एक कंपोनेंट में। तो मुझे अच्छा लगा, तो आई गेस इट हेल्प्स यू टू। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो टू गेट सम मोर नॉलेज अबाउट। दैट्स ऑल अबाउट दिस पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि डिटेक्टर्स क्या हैं, क्रोमेटोग्राम मैंने एक वर्ड यूज़ करा, वो है क्या, उसे एनालाइज कैसे करोगे, कैसे मॉनिटर करोगे, ये सारे हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हर हर महादेव गाइस, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।